हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स देखने वाले हैं जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, तो उसमें से पहला टाइप था आपका इज एन सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम देख लिया था कि रिग्रेशन क्लासिफिकेशन करना है। तो एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिथम्स थे उसके अंदर था लीनियर रिग्रेशन था, डायमेंशन रिडक्शंस था, ट्री डिसीजन ट्रीज था। तो हम इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम। तो फर्स्ट एल्गोरिथम है आपका लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या किया जाता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस प्रिडिक्शंस किए जाते हैं लाइव, जो कि डेटा आपका कंटिन्यूसली डिपेंड वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर आपको आउटपुट जनरेट किया जाता है या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर आपको प्रिडिक्शंस देने, क्योंकि ये एल्गोरिथम जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है इज एन लीनियर रिग्रेशन है। रिग्रेशन के अंदर हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे एक्स एंड वाई दो एक्सिस में यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे कुछ डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर इंटरसेप्शन कहाँ पे हो रहा है, प्रिडिक्शन वैल्यूज क्या है, रैंडम वेरिएबल रैंडम एरर्स क्या है, उसके अंदर दो रैंडम वेरिएबल्स मींस दोनों में से गैप कितना है, हाईएस्ट वेरिएबल लोएस्ट वेरिएबल उसमें गैप कितना है, वो भी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट इज एन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम हम क्लासिक रिग्रेशन एल्गोरिथम बोल के यूज करते हैं। इज आल्सो linear regression is also type of the machine learning algorithm, more specially a supervised machine learning algorithm that learns from the labeled data set and map the data point to the मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड लीनियर फंक्शंस। आपके मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड लीनियर फंक्शंस जो है उस फंक्शंस के ऊपर मुझे क्या करना है, इसको वर्क करना है। तो उसके लिए लेबल डेटा के ऊपर वर्क करना है, तो हमें यूज किया जाता है लीनियर रिग्रेशन। द फर्स्ट ऑफ द नो that the what supervised learning algorithm is to it is an type of machine learning, इस किस टाइप से वर्क करता है। तो the supervised linear regression is an classification algorithm, सॉरी रिग्रेशन algorithm मीन्स इसमें फर्स्ट क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है डेटा पॉइंट का। द प्रिडिक्ट द क्लासेस ऑफ द डेटा सेट बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट है, उसके हिसाब से मुझे उसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले एग्जांपल इसमें बताया था लेक्चर में कि क्रिकेट की मैच है, क्रिकेट के मैच में मुझे क्या चाहिए, 250 रन मुझे क्रॉस करने या फिर 250 इज माय टारगेट। अभी उस टारगेट के अंदर मुझे क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से ओवर में कितने रन आ रहे हैं। वो मुझे फिक्स है क्या, फिक्स नहीं है। मेरा टारगेट था कि 25 रन पर ओवर आनी चाहिए, लेकिन वो फिक्स नहीं, आनी चाहिए। दिस इज एन पॉसिबिलिटी मींस मैं सिर्फ उसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। वो आ रहे क्या, नहीं आ रहे, वो नहीं पता है। तो उसको क्लासिफाई किस तरीके से करोगे, जो इनपुट आपके पास आ रहा है, इनपुट वेरिएबल जो आपके पास आ रहा है, उसी वेरिएबल के हिसाब से आपको उसको क्या करना है, प्रिडक्शंस करना है, मींस प्रिडिक्ट करना है कि अभी मेरा जो आउटपुट आने वाला है या फिर जो मेरा क्लासिफिकेशन करना है, क्लासेस जनरेट करने हैं, वो किसके हिसाब से, तो इंडिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल के ऊपर से। क्लास इज एन कैटेगराइज और डिस्क्रीट वेरिएबल लाइक इमेजेस ऑन ऑफ एन एनिमल एज एन कैट और डॉग। जो भी आपकी इनपुट इमेजेस है इसके हिसाब से आपको करना है, कैटेगराइज करना है क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन रिग्रेशन के अंदर क्या करना है, इतना प्रिडिक्ट द कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल क्या है, 250 रन सीजन आउटपुट है मेरा। मेरा इनपुट क्या है, इंडिपेंडेंट है, पता नहीं है कैसे आएगी, कौन से ओवर में कितना स्कोर आएगा, ये मुझे पता नहीं है। तो इज ना कंटिन्यूअसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक अ प्रिडिक्शंस ऑफ द हाउस प्राइसिंग बेस्ड। जैसे कि मैंने ऊपर हाउस का बताया, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की है, अब उस प्रॉपर्टी की करंट रेट जो है वही रेट 4 साल बाद वही रहेगा या फिर 4 साल बाद उसको चेंज हो जाएगा। इसे ना प्रिडिक्ट करने, क्योंकि वो पता नहीं है, फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, उसको इंक्रीमेंट भी हो सकता है, उसमें डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मीन प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो भी रिग्रेशन के अंदर आता है। डिफरेंट पैरामीटर लाइक हाउस एज क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन रोड से कितना है, लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, वो भी हम इसके अंदर मैटर कर सकते हैं आपको प्रिडिक्ट करने के लिए। ओके, चलो तो फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट उसका फॉर्मूला। तो उसके लिए स्लोप निकालना है या फिर वर्क कैसे करता है, स्लोप वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वगैरह क्या होता है देख लेते हैं। तो उससे पहले देखते हैं व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। Linear regression algorithm is an compute the linear relationship between the dependent variable and one or more independent features.
दोनों में से लीनियर रिलेशनशिप शो करना है। लीनियर रिलेशनशिप इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है और कंटिन्यूस इंडिपेंडेंट, वन और मोर, एक से ज्यादा भी आपके इंडिपेंडेंट और ये रहते हैं इनपुट रहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको फिटिंग करनी है। लीनियर इक्वेशंस आर द ऑब्जर्व डेटा when there are the only independent features, it's known as a simple linear regression। अगर एक ही है तो उसको क्या बोला जाता है, वन डिपेंडेंट फीचर्स है तो इसे ना सिंपल रिग्रेशन बोला जाता है। अगर मल्टीपल फीचर है एज नोन एज ना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिमिलरली व्हेन देयर इज an only one dependent variable, it is an considered inverse linear regression, while when there are the more than one independent variable, also known as the multi-relative regression ऐसा बोला जाता है। ओके, तो इज ना टू टाइप ऑफ द लिनियर रिग्रेशन। उसमें से फर्स्ट अभी उसको हम कैलकुलेट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से वो वर्क करेगा। लिनियर रिग्रेशन अपना आपको किस तरीके से वर्क करता है वो हम फाइंड आउट करते हैं पहले। जस्ट अ मिनट। ओके, फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे फॉर्मूला है तो उससे पहले देखते हैं व्हाई लीनियर रिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। मींस दो टाइप का आपका लीनियर रिग्रेशन है वो तो पता चल गया कि दो टाइप का है, उसमें अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और सेकंड है आपका मल्टी लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट क्यों है, उतना इम्पोर्टेंट क्यों है तो इज ना द इंटरप्रोबेबिलिटी ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज द ना notable strength. The model's equations provides the clear confidence that the equivalent that the impact of the each independent variable on the dependent variable। आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो आपका टारगेट वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं हमारा स्कोर जो है 10 रन प्रति ओवर चल रहा है तो क्या हो जाता है हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है 20 ओवर के बाद 200 रन बन जाएंगे, लेकिन वो कम होता है वैसे ही हमारा टारगेट भी कम हो जाता है। जैसे ही बढ़ता है टारगेट बढ़ जाता है। इधर लीनियर रिग्रेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होएगा उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे जाता है जो आपका फिक्स्ड वेरिएबल है। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसके लिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द underlining the dynamic, it's the simplicity is a variety as a linear regression is a transparent, easy to implementation and service as a fundamental component for the more complex algorithm। इसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। linear regression is not a moral or predictive tools। linear regression is a not a moral प्रिडक्टिव टूल, प्रिडक्टिव टूल नहीं है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द वेरियस एडवांस्ड मॉडल्स। इसको हम प्रिडक्शन को भी किस तरीके से कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन को डायरेक्टली हम प्रिडक्शन मॉडल या फिर रिग्रेशन करने के बाद डायरेक्टली रिग्रेशन टूल बोल के हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मॉडल्स यूज करना, एडवांस मॉडल यूज करने पड़ते हैं। जैसे टेक्निक्स लाइक रेगुलराइजेशन एंड सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म का है, क्या है उसका, ड्रॉ द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक्सपांडिंग द यूटिलिटी क्या है, एडिशनल लीनियर रिग्रेशन क्या है, इज ना करस्पॉन्डेंस क्या है, अजम्पशन टेस्टिंग क्या होती है, अनेबल रिसर्चेस क्या होते हैं। उसके ऊपर ये अलग अलग टूल्स है, अलग अलग एडवांस मॉडल्स है, इसके हिसाब से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको रिग्रेशन एल्गोरिथम इज प्रोडक्टिव टूल बोल के हम उसको यूज करके ले सकते हैं। अब उसके अंदर वर्किंग कैसी होती है या फिर वो यूज कैसे किया जाता है। तो टाइप ऑफ द लीनियर रिग्रेशन में से पहला हमने देख लिया था सिंपल रिग्रेशन, उसको देखते हैं उसको वर्क कैसे होता है। तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं y is equal to y means is ना डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, b0 बीटा ऑफ जीरो इज ना इंटरसेप्ट, कहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेप्ट हो रही है उसके लिए दिया जाता है बीटा ऑफ जीरो, प्लस बीटा ऑफ वन इज ना स्लोप, आपका स्लोप कितना है, मीन्स वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो स्लोप आपका स्लोप वैल्यू कितनी है, और x इज ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज ना डिपेंडेंट मीन्स y जो रेशियो रहता है हमारा x एक्सिस और y एक्सिस, y एक्सिस जो है इसको ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स वहां पे हमने टारगेट सेट कर दिए। अभी उसे टारगेट के हिसाब से मुझे एग्जीक्यूट करना है तो यूज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है वो भी मालूम होना चाहिए और उसका स्लोप क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी एरर वैल्यू क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इक्वेशन इस तरीके से एग्जीक्यूट, मल्टीपल इक्वेशन में वही है x1 y1, वही वैल्यू हम मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट द एंड तक।
where y is an dependent variable, x1 x2 is the x of the n is an independent variable है, मीन्स एक इनपुट नहीं है, मल्टीपल इनपुट्स आपके पास है. बीटा ऑफ जीरो इज एन इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, बीटा ऑफ वन, बीटा ऑफ टू, बीटा ऑफ एन इज एन स्लोप कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स है तो नंबर ऑफ स्लोप्स भी आपको मिल जाएगी वहां पे. तो इसको फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, द गोल्स ऑफ द एल्गोरिथम इज टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन इक्वेशन. आपका बेस्ट फिट लाइन इक्वेशन आपको प्रिडिक्ट करना है, that can predict the value based on the independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हमें उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करके लेना है, या फिर उसको फिट लाइन हमें फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, द रिग्रेशन सेट ऑफ द रिकॉर्ड्स द रिप्रेजेंटिंग द x एंड y. x is an independent variable, y is an dependent variable, x and y values, and these values are used to learn the function. So if you want to प्रिडक्ट y मीन्स आपको प्रिडक्शंस क्या करनी है, y को प्रिडक्ट करना है, मीन्स टारगेट क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फ्रॉम द अननोन x, क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता नहीं, x इज ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो लर्न फंक्शन कैन बी यूज्ड, द रिग्रेशन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. फर्स्ट y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. सो y की वैल्यू मीन्स आपको टारगेट मिल गया. टारगेट मिलने के बाद मुझे क्या करना है, function is required that predict the continuous y. In case the regression given x is an independent features, x is कैसे आपका independent feature है, तो अब किसके लिए इक्वेशंस किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो y में स्लो डिपेंडेंट है, बीटा ऑफ जीरो आपको उसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है. देन उसकी वैल्यू जो रहेगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, बीटा ऑफ वन स्लोप क्या रहेगा, वो क्या वर्क करेगा. अभी स्लोप वर्क किसके ऊपर करेगा, जो आपकी x की वैल्यू है उसके ऊपर. अभी नीचे देखते हैं हम उसका इक्वेशन भी एक सॉल्व करके देखते हैं. पहले सिंगल में देखते हैं, उसके बाद हम मल्टीलिनियर में देखते हैं. तो फिट लाइन हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन मीन्स बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, वो बेस्ट फिट लाइन हमें फाइंड आउट करनी है. तो बेस्ट फिट लाइन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो समझ लेते हैं. पहले फिट लाइन मीन्स क्या, फिट लाइन किस तरीके से वर्क करते हैं, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो while using the linear regression used to locate the best fit line. पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करके लेना है, which implies that the error between the predictive and actual value. फिट लाइन क्या करेगी, आपका जो भी वैल्यू है या फिर आपका जो भी एल्गोरिथम है उसके अंदर आपका प्रिडिक्शंस वैल्यू क्या है और आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में जो भी एरर वैल्यू आपकी आ जाएगी वो एरर वैल्यू शो करने का काम आपका फिट लाइन किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे दिया है, इधर एरर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे इधर एरर फार्मूला हमें यहाँ पे दिया है, y इज इक्वल टू बीटा ऑफ जीरो प्लस बीटा ऑफ वन ऑफ x ऑफ i प्लस i मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस एरर वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो ये रह गया मेरी इधर ना स्लोप वैल्यू, स्लोप जो है हमने यहाँ पे स्लोप निकाल दिया. दोनों के बीच में रैंडम एरर्स कितना है, और रैंडम एरर हम यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं हाउ मेनी लॉन्ग, हाउ कितनी वैल्यू है आपकी जो कि एरर वैल्यू आपको बता दी जाती है, और उसकी एरर वैल्यू कितनी है वो फिट लाइन से दिखाते हैं. अभी उसमें नेक्स्ट क्या है, हमें बेस्ट फिट लाइन इक्वेशंस निकालना है. तो उसके लिए हम यूज करेंगे द बेस्ट फिट लाइन इक्वेशन प्रोवाइड द स्टेट लाइन दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बेस्ट फिट लाइन मीन्स जो आपकी यहाँ पे जो स्लोप लाइन हमने निकाल दी है, वो स्लोप लाइन जो है, ये स्लोप लाइन आपको दिखाई देगी कि दोनों के बीच में गैप कितना है. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के अंदर जो भी एरर वैल्यू या फिर दोनों के अंदर जो भी गैप है वो गैप हमें यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर वो गैप हमें शो किया जाएगा. द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस फ्रॉम द यूनिट चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ है वो हमें बताती है हमारी स्लोप लाइन, जो कि हमारी ये स्लोप लाइन है. जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे था बाद में चेंज हो गया, दोनों के अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे शो किए जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. अभी ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल, x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट और प्रिडिक्शन वेरिएबल जो कि आपका प्रिडिक्टर है, क्योंकि x एक्सिस पे जो भी वैल्यू रहेगी वो ना प्रिडिक्टर वैल्यू रहेगी. देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द फंक्शन और मॉडल्स दैट कैन बी यूज्ड रिकॉग्नाइजेशन. जैसे कि लीनियर फंक्शन इज एन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द फंक्शन, हियर x may be the single feature, or
मल्टीपल फीचर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम x लेते हैं, x इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल होके। लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म द टास्क टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, उसको प्रिडिक्ट करने का काम करता है। अभी किस तरीके से प्रिडिक्ट करेगा, तो y के जरिए, y इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर y की डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आप इनपुट दे रहे हो, जो भी आपका इनपुट रहेगा, x की वैल्यू जो भी रहेगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगा कि कौन सी वैल्यू हम प्रोड्यूस करें या फिर कौन सी वैल्यू वहां पे दे रहे हैं। द नेम इज एन लीनियर रिग्रेशन इज एन फिगर शो। अब जैसे हमने यहाँ पे फिगर में देख लिया, जो कि x एक्सिस इज एन इनपुट है, y एक्सिस इज एन आउटपुट, y एक्सिस पे जो भी आएगा इज एन आउटपुट। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, x एक्सिस इनपुट वर्क एक्सपीरियंस उसका क्या है, उसके ऊपर उसकी सैलरी मींस आउटपुट, उसके ऊपर उसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, तो इज एन सैलरी of a person. The regression line is a best fit line of the our मॉडल, आपके मॉडल की बेस्ट फिट लाइन है हो, जो कि आपकी आउटपुट वहां पे शो किया जाएगा। वही until the cost function to come to compute the best value of the order to get the best fit line, ऑर्डर्स के हिसाब से करते हैं। लाइन सीन्स द डिफरेंट वैल्यू फॉर द वेट और द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइंस रिजल्ट इन द डिफरेंट रीजंस। रिग्रेशन लाइन अलग अलग लाइन से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं या फिर उसको मेजर करके ले सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बेस्ट फिट लाइन किस तरीके से हम निकालोगे। बेस्ट फिट लाइन दोनों के अंदर जो है हमें गैप दिखा देता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इन दोनों में से जो भी आपकी गैप रहेगा, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यूज आपको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। ओके, हाइपोथेसिस फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन यूज किया जाता है हाइपोथेसिस फंक्शन इज एन लीनियर रिग्रेशन, इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर मोस्ट कॉमन यूज्ड फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया कि x इज एन इनपुट है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपके एम्प्लॉय का, उसके ऊपर उसको आउटपुट जो मिलेगा इज एन सैलरी, उसकी सैलरी उसके ऊपर मिलने वाली है। इज एन हाउ द assumed earlier that our independent feature is the experience means x and the respective salary is an y, रिस्पेक्टिव सैलरी उसकी क्या है, y है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, y टू द पावर में डिपेंडेंट वेरिएबल उसका पावर निकालना है इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सपीरियंस कितना है उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये वैल्यू और x ऑफ i इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 इनटू x ऑफ i, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू इज ऑन लेबल डेटा बोलेगा, लेबल डेटा में सुपरवाइज लर्निंग, और सेकंड जो x ऑफ थीटा इसको बोला जाएगा आर द इंडिपेंडेंट इनपुट, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग के लिए क्या है आपका एक इनपुट है, इसके हिसाब से आपका आउटपुट निकाला जाता है। θ1 एंड θ2, θ1 इज एन इंटरसेप्ट, θ2 इज एन कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट क्या है वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू अपडेट द θ1 एंड θ2, कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट हमें अपडेट कर देना है फिट लाइन के बेस पे, बेस्ड ऑन द फिट लाइन। फिट लाइन तो समझ में आएगी फिट लाइन क्या करती है, तो फिट लाइन के बेस पे मुझे उसको θ1 को और θ2 को क्या करना है, अपडेट कर देना है। तो हाउ टू अपडेट, अपडेट करने के लिए टू अचीव द बेस्ट रिग्रेशन लाइन द मॉडल एम्स टू प्रिडिक्ट द टारगेट। मॉडल क्या करेगा, आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट को प्रिडिक्ट करने का काम कर देगा, सच एज मींस y पावर such that the error difference between the predicting value and the true values, जो एरर कौन सा है, जो कि आपकी प्रिडिक्टिव वैल्यू है वो वैल्यू और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, सपोज मेरी प्रोडक्टिव वैल्यू इज 250, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि क्रिकेट में मुझे स्कोर क्या चाहिए, 250 स्कोर मुझे चेस करना है, इज 250 इज प्रिडिक्टेड वैल्यू, सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है आपकी 250 इज प्रिडिक्टेड वैल्यू, क्योंकि मुझे निकालने हैं 20 ओवर में मुझे 250 रन निकालने इज प्रिडिक्टेड वैल्यू। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू में 15 म्हणजे पर ओवर मुझे कितने निकालने थे, 25 रन मुझे पर ओवर निकालने थे, एक्चुअल कितने निकल रहे हैं, एक्चुअल 15 निकल रहे हैं, मींस दोनों में से डिफरेंस कितना है, 25 एंड 15 मींस 10 का दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है, इसको और ना एरर वैल्यू, उसे बोला जाता है एरर डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, जो करंटली एक्चुअल वैल्यू चल रही है उसके अंदर को उसको गैप बोला जाता है। So the very important update the θ1 and θ2, θ1 is an intercept है, θ2 जो है आपका कोएफिशिएंट है, θ1 and θ2 update most important to the update θ1 and θ2 values to
reach the best value that minimize the error between the predictive value and the actual value. उसका काम क्या है थीटा 1 और थीटा 2 का, दोनों के बीच में जो भी एरर आ रहा है, ये दोनों के बीच में जो भी गैप आ रहा है उसको क्या करना है, मुझे कम करना है, मीन्स रिड्यूस द गैप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में का मुझे गैप रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम अपडेट करते हैं थीटा 1 और थीटा 2 को। अभी थीटा 2 थीटा 1 अपडेट कैसे होगा, थीटा 2 थीटा 1 इज एन इंटरसेप्ट वैल्यू है, थीटा 2 इज एन कोएफिशिएंट वैल्यू है। इसको हमें अपडेट कैसे करना है, थीटा 1 को इंक्रीज कर, थीटा 1 को डिक्रीज करना है, थीटा 1 को इंक्रीज करोगे तो दोनों के बीच में का जो भी गैप है वो गैप कम हो जाएगा। पहले तो आपको उसके जो भी आउटपुट वेरिएबल इनपुट वेरिएबल है एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों के बीच का जो भी गैप है वो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि फिट लाइन जो है, फिट लाइन हमने ड्रॉ कर दी किसके लिए, दोनों के अंदर गैप क्या है वो गैप निकालने के लिए हमने फिट लाइन ड्रॉ की थी वहां पे। ओके, नेक्स्ट आता है उसी वैल्यू को अभी वर्क कैसे करना है, कॉस्ट फंक्शन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। पहला फंक्शन था अपना हाइपोथेसिस फंक्शन, सेकंड फंक्शन है हमारा कॉस्ट फंक्शन। अभी कॉस्ट फंक्शन में क्या निकालना है, तो देखो कॉस्ट फंक्शन और द लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इसको ही हमें लॉस बोलते हैं, जो एरर वैल्यू आ रही है एरर वैल्यू इसको और देना लॉस वैल्यू। तो एरर वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, या फिर एरर वैल्यू आपकी क्या होती है, एरर वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, द फंक्शन लॉस फंक्शन इज नथिंग बट द एरर। आपको जो भी एरर्स है उस एरर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो एरर को रिमूव करना मीन्स उसी को बोला जाता है कॉस्ट फंक्शन, या फिर जो वैल्यू आ रही है उसको शो करना, इसको कर देना एरर वैल्यूज। ओके, अभी वो प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं, वाई पावर, वाई की जो पावर है उस पावर को शो करके उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है वाई टू द पावर एंड द ट्रू वैल्यू। आपकी ट्रू वैल्यू क्या है वो वहां पे शो किए जाते हैं। तो इसको वर्क कैसे करेगा, द लीनियर रिग्रेशन दैट द मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE जो हमने ऊपर देखा था, ये क्या करता है, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, प्रोडक्शन एक्चुअल वैल्यू है और आपकी सॉरी प्रोडक्शन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हमें बता देता है मीन स्क्वेयर्ड एरर। द मीन स्क्वेयर्ड एरर cost function is then employed which calculate the average of the squared errors। वो क्या करेगा, स्क्वेयर्ड एरर का एवरेज क्या है वो शो करेगा बिटवीन द प्रोडक्टिव वैल्यूज एंड द एक्चुअल वैल्यूज। आपकी प्रोडक्टिव वैल्यू क्या है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, इन दोनों में का जो भी एवरेज है वो एवरेज आपको कहाँ पे शो किया जाएगा, तो मीन स्क्वेयर्ड एरर मीन्स आपका जो भी कॉस्ट फंक्शन है वो आपको शो कर देगा। द पर्पस टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द इंटरसेप्ट, आपके ऑप्टिमल वैल्यू क्या है इंटरसेप्ट की वो दिखाने के लिए कॉस्ट फंक्शन इसके लिए यूज करना है कि दोनों में से एरर क्या है, स्क्वेयर्ड मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है और उसका एवरेज क्या है उसको फाइंड आउट करना, उसको डिटरमाइन करना है हमें। तो टू पर्पस इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की ऑप्टिमल वैल्यू क्या है वो शो करना है। एंड द कॉस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ द इनपुट वेरिएबल, आपको कोएफिशिएंट ऑफ द इनपुट वेरिएबल क्या है वो भी चेक करना है। मींस थीटा 1 क्या था आपका इंटरसेप्ट था, उसी तरीके से थीटा 2 जो है वो थीटा 2 आपका क्या है कोएफिशिएंट है। इससे क्या होगा, टू प्रोवाइडिंग द बेस्ट फिट लाइन, उससे हम बेस्ट फिट लाइन निकाल सकते हैं मीन्स विदाउट एरर, मीन्स एक्यूरेसी जो बोलते हैं हम, एक्यूरेसी के हिसाब से हम उसको निकाल के दे सकते हैं। गिवन द डेटा इनपुट, जो भी आपका डेटा पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन द रिलेशनशिप इज y टू द पावर ऑफ i इज इक्वल टू थीटा 1 इंटरसेप्ट प्लस आपका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीप्लाई आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाएगा उसके अंदर कॉस्ट फंक्शन के बाद, कॉस्ट फंक्शन के बाद हमें MSE आता है, अभी जो किया था वही करना है, उसका मैं कॉस्ट फंक्शन ही निकालना है। कॉस्ट फंक्शन ऑफ उसको मैंने वैल्यू दे दी जे इज इक्वल टू इनपुट इन 1 n समेशन ऑफ n ऑफ i टू द पावर y1 मींस इंटरसेप्ट इनटू कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर निकालना है। ओके, थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट, जो हमने अभी देखा ना वही है, इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट हमें वहां पे क्या करना है, उसका निकालना है। तो इसको और जाना कॉस्ट फंक्शन, इस तरीके से हम कॉस्ट फंक्शन क्या करते हैं, वर्क किया जाता है या फिर उससे वैल्यू निकालते हैं जो कि मेन स्क्वेयर्ड एरर है, वो एरर को हमें क्या करना है,
निकालना है तो उस तरीके से निकालते हैं. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द continuously adjustant parameter theta 1 and theta 2 based on the gradient calculated from the MSE. The final result is a linear regression line that minimize the overall the square difference between the predicted and actual value. आपके दोनों में से डिफरेंस क्या है, प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या है और एक्चुअल वेरिएबल क्या है, उन दोनों में से डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे शो किया जाता है. Providing the optimal representation of the underlining the relationship in the data. तो डेटा का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे शो किया जाता है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका, नेक्स्ट यूज किया जाता है आपके जाना. पहला देख लिया हमें, उसका ऑप्टिमल फंक्शंस निकाल दिए, कॉस्ट फंक्शन निकालनी है. अभी मुझे ग्रेडियंट डिस्टेंस निकालना है, ग्रेडियंट डिसेंट फॉर द लीनियर रिग्रेशन. ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? Gradient descent, a linear regression model can be trained using the optimization algorithm यूज करके हम उसको ट्रेन करते हैं. Optimization algorithm gradient descent by the iteratively modify the model parameters to reduce the mean squared error. जो mean squared error जो हमें एवरेज मिला है उस एवरेज को क्या करना है, रिड्यूस करना है. तो रिड्यूस करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शंस यूज किए जाते हैं. मीन्स एवरेज कहाँ पे निकाला था, थीटा 1 और थीटा 2. थीटा 1 इज एन इंटरसेप्ट, थीटा 2 इज एन कोएफिशिएंट. वैल्यू इज एन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, म्हणजे रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर को हमें क्या करना है, रिड्यूस करते लेना है. द अचीव द बेस्ट फिट लाइन, उसके बाद बेस्ट फिट लाइन अचीव हो जाएगी. द मॉडल यूज द ग्रेडियंट डिसेंट. मॉडल ग्रेडियंट डिसेंट बोल के यूज किया जाता है. द आइडिया टू स्टार्ट विद द random theta 1 and theta 2 values and then the iteratively update the values reaches the minimum cost. जो आपकी minimum cost है उस minimum cost को show कर देगा. gradient descent gradient is nothing but the directives that defines the effect on the output of the function with the लिटल बिट. आपके जो भी आउटपुट है मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट कर लेगा, क्योंकि जो भी एरर वैल्यू थी, एरर वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी, कम कर दी, मिनिमाइज एरर हो गए. जो एरर पहले ज्यादा थे उस एरर को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. मिनिमम एरर्स हो गए. उस मिनिमम एरर की वजह से आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है, उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है. लेट्स डिफरेंट द कॉस्ट फंक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ थीटा 1. थीटा 1 के हिसाब से हम निकालते हैं. तो उसका इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. अब तक हमने उसकी थ्योरी देख ली, अब एक इक्वेशन उसका सॉल्व कर देंगे किस तरीके से वर्क होगा. तो उसके लिए मैंने दे दिया डिसेंट फंक्शन, सॉरी कॉस्ट फंक्शन मीन्स इंटरसेप्ट करना है. इंटरसेप्ट के लिए थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा j मीन्स कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया. थीटा 1 इंटू थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन थीटा ऑफ 1 कर दिया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा डिवाइडेड बाय बीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 0. इसको हमने सॉल्व कर दिया. समेशन ऑफ n माइनस आई माइनस 1 इंटरसेप्ट मीन टू आपका कोएफिशिएंट स्क्वायर निकाल दिया, सॉल्व कर दिया. बाद में 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 1 आई इज इक्वल टू 1 टू द पावर, उसका पावर निकालना मीन स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लेके आया, क्यों स्क्वायर को यहाँ पे निकाल, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और सॉरी इंटरसेप्ट माइनस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 सॉरी अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू थीटा 1, अल्फा इंटू थीटा 1 सोल्यूशन हो गया. तो हमें यहाँ पे फाइनली आउटपुट जो यहाँ पे मैंने बताया ये पूरा आउटपुट आपको यहाँ पे शो किया जाएगा. 2 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ समेशन टू द पावर n डिवाइडेड बाय n आई माइनस 1 थीटा पावर y सॉरी इंटरसेप्ट पावर 1 माइनस इंटरसेप्ट, उसको इंटरसेप्ट कर देना है. उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट फंक्शन j विद द रिस्पेक्टिव थीटा 2. उसी हिसाब से हमें जैसे थीटा 1 का मिला था यहाँ पे डिफरेंशिएट हमने यहाँ पे किया था उसको, जो कि आपका कॉस्ट फंक्शन है. कॉस्ट फंक्शन को थीटा 1 के साथ हमने डिफरेंशिएट किया था. उसी तरीके से हम कॉस्ट फंक्शन को थीटा 2 के साथ डिफरेंशिएट करने. कॉस्ट फंक्शन ऑफ थीटा 2 मीन्स आपका कोएफिशिएंट के साथ वर्क कर रहा है. तो कोएफिशिएंट के साथ वर्क करोगे तो आपका जो भी आउटपुट है आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ n टू द समेशन टू द पावर n i माइनस बेस्ट n i माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ y टू द पावर i माइनस y टू द पावर n माइनस डिपेंडेंट वेरिएबल. ये आपको फाइंड आउट करना है. अभी ये फाइंड कोएफिशिएंट फाइंड आउट हो गया, जो हमने ऊपर देखा था उसकी इक्वेशन देख लिया. अभी इसके हिसाब से फाइंड आउट द
कोएफिशिएंट फॉर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का भी कोएफिशिएंट क्या है वो फाइंड आउट करेगा, दैट द बेस्ट फिट लाइन, वो जो होगी आपकी बेस्ट फिट लाइन होगी। The training data is the objective of the linear regression by moving the directions of the mean squared error negative gradient with the respect to the coefficient. The coefficient can be changed and the respective intercept and coefficient of x will be अल्फा इज अ ना लीनियर रेट, उसका जो भी लीनियर रेट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है वो फिट लाइन हमें यहाँ पे मिलेगी। जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है थीटा वन और वेट है थीटा, ये जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। थीटा वन इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा कॉस्ट फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस अल्फा ऑफ एन डिवाइडेड बाय टू समेशन टू द पावर एन बेस आई माइनस वन डिपेंडेंट ऑफ इंटरसेप्ट माइनस डिपेंडेंट ऑफ इंटरसेप्ट का पावर ले रहा है और उसको डिपेंडेंट करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे थीटा टू, सेम थीटा वन का है, सेम थीटा टू का भी आपको फाइंड आउट कर लेना। मीन्स थीटा वन कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट दोनों भी आपके यहाँ पे फाइंड आउट किए जाएंगे। ओके, अब ये फाइंड आउट होगा। फाइंड आउट होने के बाद हमें क्या करना है, अजम्पशन देना है, अजम्पशन ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस क्या हो गए, जैसे कि लीनियर यहाँ पे नॉन लीनियर है और नॉन लीनियर दोनों टाइप का डेटा है। यहाँ पे लीनियर डेटा है, नॉन लीनियर डेटा है, जैसे कि हमें यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा मिल गया था। जो हमारी बेस्ट फिट लाइन थी, बेस्ट फिट लाइन हमारी नॉन लीनियर के ऊपर ड्रॉ हो गई थी। इनिशियल वेट क्या है वो यहाँ पे मिल गया था, जनरल ग्रेडियंट हमें यहाँ पे मिल गया, मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी, डेरिवेटिव और ऑफ कॉस्ट क्या होगी वो हमें यहाँ पे मिल गया था। उसी तरीके से मुझे अजम्पशन चाहिए, अजम्पशन किस तरीके से वर्क हो रहा है वो हमें निकालना है। लीनियर रिग्रेशन इज एन पावरफुल टूल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल। लीनियर रिग्रेशन इज एन मोस्ट पावरफुल टूल है जो कि आपकी चेंजेस हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग या फिर बिहेवियर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर इट नीड्स टू द meet the few conditions in order to the across the and dependent solutions, उसके डिपेंडेंट सॉल्यूशन जो भी है उसके ऊपर वर्क करेगा। बाद में आते हैं उसकी लिनियरिटी। लिनियरिटी क्या करती है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हैव द लीनियर रिलेशनशिप। लिनियरिटी डिपेंडेंट वेरिएबल और लीनियर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रिलेशनशिप जो है वो क्या होगी आपकी, डिपेंडेंट वेरिएबल have a relationship with the one another, एक दोनों के साथ उसके रिलेशनशिप है। This implies the changes in the dependent variable follow those in the independent variable। जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंजेस हो गए ऑटोमेटिकली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंजेस हो गए, या फिर आपके इंडिपेंडेंट मींस इनपुट में चेंजेस होगा आउटपुट में भी ऑटोमेटिकली उसके चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस ऑटोमेटिकली होते हैं उसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरिएबल and those the independent variable linear fashions, this means that there are the should be the straight line उसको ड्रॉ करनी है। जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ग्रेडियंट लाइन यहाँ पे शो की जाएगी। नॉन लीनियर और लीनियर दोनों में नॉन लीनियर के ग्राफ में हमें ग्रेडियंट लाइन शो हो जाएगी कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से। अगर आपका लीनियर डेटा है तो लीनियर डेटा के अंदर ऑटोमेटिकली होगी। अगर ग्रेडियंट लाइन यूज होनी है तो हमें ये दो फंक्शन, जैसे कि हमने ऊपर जो इक्वेशन दिए थे कॉस्ट फंक्शन और थीटा वन वाला और इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट वाला, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा लीनियर रिग्रेशंस में है, लीनियर डेटा है, तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट के ऊपर ही हमें फाइंड आउट करना है, उसको कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी क्या होती है, is an observation in the data set are the independent of the each other। independent observation क्या किया जाता है, जो डेटा सेट है is an independent है क्या, each other दोनों से independent है क्या। This means that the value of the dependent variable for the one observation does not depend on the value the depend variable are the another observation। depend variable और another जो observation sorry dependent and independent variable है वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि पहला जो है दिस मीन्स वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फॉर द वन ऑब्जर्वेशन, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपके,
डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, सिर्फ मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। अगर ऑब्जर्वेशन दूसरा है तो उसकी भी वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको इंडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल वन बाय वन वेरिएबल्स को क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो उसको चेंज हो जाते। इफ द ऑब्जर्वेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट द लीनियर रिग्रेशन विल नॉट बी एक्यूरेट मॉडल। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अलग अलग नहीं है तो उसका एक्यूरेट मॉडल वर्क नहीं होगा, या फिर एक्यूरेट जो आपको वैल्यू चाहिए वो वर्क नहीं करेगी, वो करेगी। ओके, होमोस्टैटिसिटी, ये क्या करते हैं, अक्रॉस ऑल द लेबल्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द वेरिएंट ऑल अक्रॉस में जितने भी हम लेवल्स प्रोवाइड करें, जितने भी हम क्लास एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जितने भी लेवल्स है, जितने भी लेवल्स के ऊपर हम हमारा क्वेश्चन एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट करें या फिर मॉडल्स हम उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें, तो उस मॉडल के ऊपर वो वर्क करेगा इंडिपेंडेंट अक्रॉस द ऑल, अक्रॉस द ऑल लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितने भी आपको वेरिएबल्स है उसके ऊपर वर्क करेगा। द वेरिएंस ऑफ द एरर इज कंसिस्टेंट, जो आपका वेरिएंस है वो एक ही रहेगा, कंसिस्टेंटली वही चलेगा। दिस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वेरिएंस ऑफ द एरर। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है आपके वेरिएंस के ऊपर, मीन्स आपके एरर के ऊपर वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता। इफ द वेरिएंस ऑफ द रिड्यूसेस इज नॉट कंसिस्ट, आपका अगर वेरिएंस है वो रिड्यूलेस है तो नॉट कंसिस्ट, वो कंसिस्ट नहीं रहेगा, उसको कंसिस्टेंटली वर्क नहीं होगा। इस टाइम में क्या होगा, द लीनियर रिग्रेशन विल नॉट बी द एक्यूरेट मॉडल। आपका लीनियर रिग्रेशन एक्यूरेट मॉडल प्रोवाइड नहीं करेगा या फिर एक्यूरेट मॉडल के ऊपर वर्किंग नहीं होगी। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, द रिड्यूलस शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, रिड्यूलस क्या करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस मीन्स दैट द रिड्यूलस शुड बी फॉलो द बेल शेप्ड कर्व। आपका रिड्यूलस क्या फॉलो करेगा, बेल शेप्ड कर्व, मीन्स आपने हमने जो ऊपर अभी ग्रेडियंट फाइंड आउट किया था वो आपका क्या फाइंड आउट करेगा, उसी तरीके से आपका बेल शेप्ड कर्व शो किया जाएगा। इफ द रिड्यूलस आर नॉट नॉर्मली distributed the linear regression will not be accurate model। अगर वो ये नहीं कर रहा है, कर्व मॉडल नहीं फॉलो करना है, तो उसको एक्यूरेट मॉडल वर्क नहीं करेगा। ये क्या होगा आपका, आपकी सिंगल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, assumption फॉर द सिंगल लीनियर रिग्रेशन। उसी तरीके से मल्टी लीनियर रिग्रेशन के ऊपर भी हम कर सकते हैं नो मॉडलिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी मल्टीलिनियर पे नहीं रहती, देयर इज अ हाई कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस independent this indicates that there are the little or no correlation between the independent variable, दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ये शो करने के लिए नो मल्टी कोलैबोरेटिव यूज किए जाते हैं, कोलैबोरेशन यूज किया जाता है। द मल्टी कोलैबोरेशन occurs when टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके अंदर दो और दो से ज्यादा इनपुट होते हैं, उसकी वजह से देयर वेरिएबल्स हाईली कोलरेटेड विद द ईच अदर, दोनों एक के साथ कोलरेट करते हैं, विच कैन बी मेक द डिफरेंट टू डिटरमाइन, तो अलग अलग से डिटरमाइन कर सकते हैं। द इंडिविजुअल्स भी इफेक्ट ऑन द ईच वेरिएबल, इंडिविजुअल वेरिएबल पे भी इफेक्ट वहाँ पे शो किया जाता है। तो इसे ना मल्टी लीनियर, मल्टी अजम्पशन ऑफ द मल्टी लीनियर कोरिलेशन। उसके बाद रहती है एडेक्टिविटी, उसको एडेक्ट कैसे करना है, द मॉडल अजम्स द इफेक्टिव टू चेंजेस द प्रोडक्ट वेरिएबल, तो प्रोडक्ट वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा ऑन द रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स वेरिएबल, जैसे आपका रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से वो क्या करता है, चेंज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ द ग्रेड लाइन regardless values the other variables, these assumptions implies that there is no interaction between the variables in their the effects on the dependent variable, दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, दोनों के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। एडेप्टिविटी, फीचर सॉल्यूशन सिलेक्शंस किया जाता है, कौन से फीचर्स आपको सेलेक्ट करना है, मॉडल्स कौन से आप सेलेक्ट करने वाला, रिलेटिव मॉडल्स करना है, रिडक्टेंट मॉडल और रिडक्टेंट वेरिएबल्स करना है, मैं भी लीड इन द वेरी फिटिंग एंड कंप्लेंट्स करना है, वो भी हम इसके अंदर फिटिंग करते हैं। और ओवरफिटिंग मींस क्या, ओवरफिटिंग अक्रॉस व्हेन द मॉडल फिट्स द ट्रेनिंग डेटा
टू क्लोजली कैप्चर नॉइज, आपको क्लियरली कैप्चर नॉइज करने के लिए ओवरफिटिंग होता है, और रैंडम फंक्शंस दैट डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू अंडरलाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, वो दोनों की रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिप्रेजेंटिंग द ट्रू वैल्यू अंडरलाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, दोनों की रिलेशनशिप को प्रोवाइड नहीं किया जाता है या फिर अंडरलाइन वर्क नहीं होता. दिस कैन बी लीड टू poor generalization performance on the न्यू यूनिट्स डेटा परफॉर्मेंस जनरेट किया जाता है. इज ना मल्टीलेयरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी इस तरीके से यूज किया जाता है. डिटेक्टिंग द मल्टीकोलिनियरिटी इंडिकेट्स द टू टेक्निक्स. अगर मल्टीकोलिनियरिटी निकालनी है तो दो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं. पहला है कोरिलेशन मैट्रिक्स और दूसरा है VIF मींस वेरिएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर. ये दो मैट्रिक्स, दो टेक्निक्स यूज किया जाता है. कोरिलेशन मैट्रिक्स में क्या यूज किया जाता है? एग्जामिन द कोरिलेशन मैट्रिक्स among the independent variables in a common way to detect the multicolarity. मल्टीकोलरिटी डिपेंडेंट दोनों में से मैट्रिक्स किया जाता है. among the dependent variables क्या है? is the common way to detect the multicolarity. एक के अंदर तो कॉमन वे क्या है उसको डिटेक्ट किया जाता है. मीन्स हाई कोरिलेशन मीन्स क्लोज टू द 1 और -1, उसकी रिलेटेड कौन है, 1 है या फिर -1 है, उसको मैच किया जाता है. इंडिकेट द पोजिशनल मल्टीकोलिनियरिटी एक टेक्निक्स है. दूसरी है VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर. मीन्स इसमें क्या किया जाता है? VIF इज एन मेजर दैट द qualifying the how much the variance of the assumption estimated regression coefficient क्या है increases if your the predicted are the correctly. आपका correlated है तो ही कोएफिशिएंट को वर्क किया जाता है. अभी इसी के साथ इसको वर्क एग्जीक्यूट भी किया जाता है. इवैल्यूएशन कैसे होता है? तो इवैल्यूएशन करने के लिए फर्स्ट हमें निकालना है मीन स्क्वेयर्ड एरर. मीन स्क्वेयर्ड एरर में क्या किया जाता है? is an evaluation matrix that calculate the average of the square difference between the actual and predicted value. ये दोनों में से जो भी आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें यहाँ पे शो करना है. उसके लिए n दिया है. n इज एन नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स जो यहाँ पे हमने दिया है. n इज एन नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट. y ऑफ द i इज द एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू क्या है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? ith डेटा पॉइंट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट में से कितना हो, ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो, और i टू द पावर y टू द पावर i ये दिया है. उसको इज प्रिडिक्टेड मींस उसका प्रिडिक्शंस करना है कहाँ पे? ith वेरिएबल के ऊपर. ये होगी पहली टेक्निक, फर्स्ट इवैल्यूएशन. सेकंड हम इवैल्यूएट करते हैं उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है. मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर इज एन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स used to calculate the accuracy of the regression model. आपके रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी क्या है वो चेक करना है. तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाला जाता है. मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से निकालेगा? n डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर बेस n पावर n बेस i minus 1 is equal to y to the power y minus i into y to the power 1. n is a number of observations है, y is a represent the actual value and y to the power I is a represent to the प्रोडक्शन वैल्यू. आपके जो भी प्रोडक्शन वैल्यू है उस प्रोडक्शन वैल्यू को क्या करता है? मेजर करता है. मीन्स फर्स्ट स्क्वायर्ड एरर निकाला, मीन स्क्वायर्ड एरर. सेकंड निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर्स निकालने. थर्ड हम उसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कितने हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कितने हैं वो निकालने हमें. तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कैसे निकालेंगे? द रूट मीन स्क्वायर्ड एरर द स्क्वायर रूट ऑफ द रिड्यूस वेरिएंस इज द रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. मींस जो रिड्यूस हुई है एरर उसको निकालना. इट इज एन डिस्कवर हाउ विल बी द ऑब्जर्व्ड डेटा पॉइंट मच द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और द मॉडल एब्सोल्यूट फिट वैल्यू क्या है उसको निकाला जाता है. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका? RSS म्हणजे रूट स्क्वेअर एरर डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ समेशन ऑफ पावर n डिवाइड बेस i, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे हमें शो करना है. शो होने के बाद rather than the individual dividing the entire number of the data point is the model by the number of the degrees and freedoms. कितने उसको डिवाइड किया जाता है? one most divide the sum of the squared
reduced to obtain an unbased estimate, then this figure is referred to as an reduced standard error, RSE, reduce the standard error, और उसको उसी को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर ही उसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, तीन चीजें फाइंड आउट हो गई, उसको मैथमेटिकली फिर से फाइंड आउट किया, उसके बाद उसको कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट मींस आर स्क्वायर्ड, कोएफिशिएंट आर स्क्वायर इज एन स्टैटिस्टिक दैट इंडिकेट हाउ मच वेरिएशन द डेवलप्ड मॉडल, कितने वेरिएशंस हमने उसके अंदर एग्जीक्यूट किए, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन मींस आर स्क्वायर्ड निकालना है, तो निकालने के बाद वो आपको आउटपुट शो करेगा। अब इसको हम प्रोग्राम के जरिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से वर्क होगा या फिर रन कैसे होते हैं, वो हम इसको प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्ड वो भी हम इसके अंदर निकालते हैं, जो भी आपका कोएफिशिएंट और कोरिलेशंस है उसके अंदर ही उसको शो किया जाता है, निकाला जाता है। एडजस्टेंट आर स्क्वायर एरर, एडजस्टेंट आर स्क्वायर मेजर्स द preparation of the variance is the dependent variable that is then explained by the independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे उसी एक्सप्लेन किया है हमने, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वर्क करेगा। एडजस्टेंट, एडजस्टेंट किसके लिए करना है, जो भी आपका एरर वैल्यू है, एरर वैल्यू को रिड्यूस करके दोनों में से जो भी गैप है उस गैप को कम करना है, तो उसके लिए एडजस्टेंट आर स्क्वायर एरर को हम यूज करते हैं, मींस कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन को हम वहां पे यूज करना है। अब इसको देखते हैं प्रोग्रामिकली कैसे वर्क करना है, थ्योरेटिकली तो देख लिया, इसी प्रोग्राम को हम रन करेंगे पाइथन के जरिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लाइव डेटा सेट के ऊपर हम एक वर्क करते हैं, थ्योरेटिकली हो गया। लाइव डेटा सेट एक मैं लेता हूँ जो कि हमारा वेदर है, वेदर कंडीशंस के ऊपर मुझे क्या चाहिए, जो भी डेटा सेट है वेदर जो है उसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो फाइल रहेगी मेरी weather.csv, weather.csv मैंने यहाँ पे पूरी फाइल डाउनलोड करके ली है, weather.csv, क्योंकि वो मेरा डेटा सेट है, मैं लाइव डेटा सेट के ऊपर वर्क करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने फाइल डाउनलोड करके ली है weather.csv, और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, अभी लीनियर रिग्रेशन प्रोवाइड करना है, और उसके ऊपर जो भी कर्व्स आ रहे हैं, मीन स्क्वेयर्ड एरर आ रहा है, रूट स्क्वेयर्ड एरर आ रहे हैं, वो मुझे क्या करना है, शो करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। तो उसके पहले कोडिंग हम समझ लेते हैं, कोडिंग समझने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देख लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली तो देख लिया, लेकिन उसको हमें एल्गोरिथम के साथ रन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीडेड सॉफ्टवेयर से लाइब्रेरीज है, जो आपको लाइब्रेरीज लगने वाली है उसके लिए, जैसे कि numpy है, पांडा है, वो लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करके लेना है। जैसे मैंने पाइथन के लेक्चर में आपको बताया कि लाइब्रेरी किस तरीके से आप इंस्टॉल करके ले सकते हो, तो उसी तरीके से आप उसके अंदर लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है, जो नीडेड लाइब्रेरी है वो। अभी मुझे यहाँ पे दो लाइब्रेरी लगने वाली है, पहली लाइब्रेरी आपकी numpy और दूसरी लाइब्रेरी आपको मैटप्लॉटली, जो कि मुझे ग्राफ्स के हिसाब से उसको क्या करना है, वर्क करना है, तो उसके लिए वो दो लाइब्रेरी लगेगी। ओके, ये नहीं है शायद एल्गोरिथम, हाँ नहीं ये एल्गोरिथम नहीं है हमारा, ठीक है, दूसरा कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। जस्ट अ मिनट, मैं फाइंड आउट लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो ये मेरी फाइल है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरा एल्गोरिथम है, जो मुझे लाइब्रेरीज लगने वाली है वो लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो पहली लाइब्रेरी लगेगी मुझे पांडा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालना है, मैट्रिक्स मीन्स एरे, एरे में उसको यूज करना है, तो इसके लिए मुझे पांडा लगेगा, पांडा लाइब्रेरी लगेगी। सेकंड लाइब्रेरी मुझे लगेगी numpy, नंबर के ऊपर मुझे एरे के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए numpy लाइब्रेरी लगेगी। उसको प्लॉट में देना है, तो प्लॉट में देने के लिए मुझे लाइब्रेरी लगेगी मैटप्लॉटली लाइब्रेरी लगने वाली है। सिसब्रेन और सिसब्रेन इंस्टेंस, ये जो वेरिएबल है उसको भी लगेगा। उसके बाद लर्न मॉडल, लर्न मॉडल में सिलेक्शन मॉडल्स को से करने वाले हो, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड स्प्लिट, क्योंकि जो भी डेटा देने वाला उस डेटा के ऊपर पहले मुझे ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए और डेटा स्प्लिट होना चाहिए, मॉडल जनरेट होना है, मीन्स रूल उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे sklearns डॉट मॉडल और सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन कौन सा किया मैंने उसके अंदर, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, इसमें से मॉडल सिलेक्शन करके लिया। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, ये मेरी लाइब्रेरी है,
उसके अंदर से मुझे लीनियर मॉडल एग्जीक्यूट करके लेना है। उसके बाद मुझे मैट्रिक्स भी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स लाइब्रेरी उसके अंदर भी मैंने स्केलर्न को यूज करके ले लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, डेटा प्रोवाइड करना है। फर्स्ट आपकी क्या होती है, डेटा को आपको प्रोवाइड करना है। तो डेटा किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए एक तो आपके पास डेटा सेट होना चाहिए या फिर कोई लाइव डेटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइव डेटा ले लिया है जो कि मेरे weather.csv है, मेरा डेटाबेस मैंने डाउनलोड करके लिया वेदर का। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, एवरेज क्या आ सकता है, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डेटा सेट लिया, रीड किया, डेटा सेट को रीड पाइंडा लाइब्रेरी से करता हूँ मैं pd.read_csv फाइल, कौन सी, जो मेरे लोकेशन पे रखी हुई है फाइल डाउनलोड करके weather.csv, इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे रख दिया, ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रिंट द डेटा का शेप। आपका डेटा का शेप क्या है, शेप मीन्स आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, डेटा लेबल्ड है या डेटा अनलेबल्ड है। तो मुझे लेबल डेटा चाहिए था, उसको मैंने सेव कर दिया, उसको डिस्क्राइब भी कर दिया। डिस्क्राइब करने के बाद क्या चाहिए, मुझे डेटा सेट का प्लॉट निकालना है। कौन सा प्लॉट निकालना है, एक्स एक्सिस पे होगा मेरा मिनिमम टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे होगा मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसकी स्टाइल शो करने की स्टाइल मेरी रहेगी राउंडर सर्कल, मेरी स्टाइल रहेगी। तो मैंने टाइटल दे दिया, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका टाइटल दे दिया। यहाँ पे मैंने, एक मिनट यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, पहले वन बाय वन देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसका इनपुट वेरिएबल ले लिया, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, उसको स्टाइल दे दी मैंने जीरो वाली, मीन्स वो में मुझे शो होना चाहिए। उसके बाद लेबल दे दिया, टाइटल, मेरा जो भी प्लॉट ड्रॉ होना है उसका टाइटल दे दिया मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम। एक्स एक्सिस क्या बताया मैंने, एक्स एक्सिस इज मिनिमम टेम्परेचर एंड वाई एक्सिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर। शो प्लॉट फिगर करनी है, उसकी साइज फिगर की जो आपकी देनी है वो साइज दे दी, और उसको मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद जो भी मेरा ग्राफ है वो ग्राफ मेरा यहाँ पे क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। जैसे मेरा ग्राफ आता है वो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर ही मेरा ग्राफ शो किया जाएगा। यहाँ अभी तक मैं वो जो भी वैल्यू चाहिए मुझे, एरर वैल्यू, स्लोप वगैरह चाहिए, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस मैक्सिमम टेम्परेचर, इसका जो भी ग्राफ है वो ग्राफ मुझे शो करना चाहिए। तो शो करने के लिए मैंने उसको एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया, एग्जीक्यूट हो रहा है अभी वो, वेट करते हैं उसका एग्जीक्यूशन का, क्योंकि टाइम लगेगा, एल्गोरिदम है, मॉडल सिलेक्शन करना पड़ेगा, मॉडल सिलेक्शन के बाद वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वेट करते हैं उसका। वेट, एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार वो सिलेक्शन कर लेगा मॉडल, तो बाद में वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मॉडल सिलेक्शन के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि कौन सा लीनियर रिग्रेशन में से कौन सा मॉडल चाहिए, क्योंकि डेटा सेट तो मैंने दे दिया है, उस डेटा सेट को प्रिडिक्ट करना है। मीन्स पहले तो उस डेटा सेट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसका पैटर्न क्या है वो चेक करना है। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकली देख लिया, थ्योरेटिकली हम उसको सिर्फ डेटा को कैसे लेना है, मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है, रूट स्क्वायर एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, वो हमने देख लिया। लेकिन अब उस डेटा सेट, एक्चुअल डेटा सेट पे वर्क करते समय मुझे उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, डेटा का शेप क्या है, वो शेप भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। शेप मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, आपका डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्ट्रक्चर आपका डेटा का जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर लेबल डेटा में है या फिर अनलेबल डेटा है, वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है। चेक करते, वेट, आ गया यहाँ पे, फिर डेटा का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है वो भी आ गया, रेन फ्लो कितने वाला वाला, टाइम सेट कौन सा टाइम पे क्या मेरा आ गया, तो वो आ गया डेटा सेट कितने। अभी ये रो क्यों प्रिंट हो गए, तो मैक्सिमम फर्स्ट डेटा का शेप हमें शो करना था, तो डेटा का शेप उसने हमें यहाँ पे शो कर दिया, उसमें 8 रोज शो कर दिए, 17 कॉलम, 17 कॉलम्स उसने शो कर दिए मुझे। ओके, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह वगैरह ऐसे 17 कॉलम्स उसने मुझे शो कर दिए, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, परसेंटेज क्या है, 20% कितना, 25% कितना है, 15% कितना है, 75% कितना है और मैक्सिमम कितना है,
वो मुझे यहाँ पे उसने शो कर दिया है। ओके, उसके साथ उसका ग्राफ देख लेते हैं अभी ग्राफ किस तरीके से वर्क हो रहा है। ये उसका ग्राफ इज एन डेटा पॉइंट्स, जो कि हमारा डेटा पॉइंट्स जो है मिनिमम टेम्परेचर इज एन मैक्सिमम टेम्परेचर इज एन डिपेंडेंसी, ये आपकी डिपेंडेंसी है। और मिनिमम टेम्परेचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है कभी भी बढ़ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो वही रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, चेंज होते जाता है, ऑटोमेटिकली उसके चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी इसी के ऊपर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी डिपेंडेंट निकाल दिया, इंडिपेंडेंट निकाल दिया, अभी उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, सेस ब्रेन इंस्टेंस लाइब्रेरी मुझे यूज करनी है। उसके हिसाब से डेटा स्प्लिटिंग करना है, डेटा को क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट दिखा दिया मिनिमम और मैक्सिमम का। तो इसको मैं यहाँ से डेटा स्प्लिटिंग होने के बाद मुझे क्या करना है, इसको फिर से एक बार शो करना है किस तरीके से वो डेटा स्प्लिट हुआ है, वो मुझे फिर से। तो डेटा स्प्लिट हम यहाँ से चेक कर लेंगे। इंडिविजुअल, सॉरी, इसको मैं कमेंट यहाँ से डाल देता हूँ। सेव कर दिया और रन कर दिया मैंने इसको। ओके, डेटा स्प्लिट हुआ आपका। डेटा स्प्लिट होने के बाद अभी ये आउटपुट क्या आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा आपका RIS के मीन्स जो भी आपका आउटपुट है ये आ जाएगा। उसके ऊपर स्प्लिट होने के बाद क्या वर्क हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। वेट करते थोड़ा सा। ओके, आ गया हमारे यहाँ पे वही कॉलम डेटा। अभी स्प्लिट होने के बाद क्या शो हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। ओके, स्प्लिट होने के बाद ये मेरा डेटा आ गया। डेटा इस तरीके से मेरा क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। स्टार्टिंग क्या है, इज है ना, मेरा डेंसिटी है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू जो है इज यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, और किस तरीके से वर्क हो रहा है, मीन्स कर्व एरर, कर्व किस तरीके से वर्क होता है वो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया है, चेक कर लिया है। कर्व एरर मीन्स हमने जहाँ पे हमारा कॉस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट किया था, सिस्टमैटिक्स फंक्शंस यूज किए थे, वहां से आपको कर्व एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही डेटा मेरा स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी क्या है वो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दी थी। अभी डेटा स्प्लिटिंग हुआ, ये एरर नहीं है आपका, हाइपोथेसिस का है, हाइस प्लॉट है। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, डेटा स्प्लिट करना है। साइब्रेन यूज करने के बाद डेटा स्प्लिट हुआ। यहाँ पे एक्स इज एन डेटा सेट है आपका, एक्स जो है इज एन डेटा सेट है, डेटा सेट minimum temperature, y is an data set for the maximum temperature, values dot reshape करना है हमें, -1 to 1 मींस यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। जो डेटा सेट है आपको टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग करना है, उसकी साइज रहेगी आपकी 0.2 की, रैंडम वेरिएबल से यहाँ पे 0 रहेगी, उसकी तरफ से वो उसके हिसाब से वर्क होगा। रिग्रेटर नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिग्रेटर नाम का, उसके ऊपर रिग्रेशन फंक्शन एग्जीक्यूट किया है। रिग्रेटर और फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे हमें निकालनी है। ये स्प्लिट करके जो भी मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी वो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर वर्क हो जाएगी, तो उसको मुझे प्रिंट करना है बाद में। बेस्ट फिट लाइन वर्क हो गई। बेस्ट फिट लाइन वर्क होने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे वर्क हो, टू रिएक्टिव द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन इंटरैक्ट एंड कोएफिशिएंट। इंटरेक्शन क्या है, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा उसका, मींस प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या है, रिग्रेटर प्रिडिक्ट एक्सपी के ऊपर प्रिडिक्ट करना है, एक्चुअल वेरिएबल और प्रिडक्शन वेरिएबल क्या है, उन दोनों में ऐसा गैप भी मुझे शो होना चाहिए। तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया df। यहाँ तक देख लेते हैं। अभी सेव कर दिया मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट। ये हमारा एरर नहीं है, कलर सिलेक्शन हमारा गलत था, उसके लिए वो एरर बताया है। तो एरर नहीं होता आपका, शोप शेप वगैरह जो है ना आपके सिलेक्शन में उसको अलग अलग नाम है, तो उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। या फिर उसने आपको गाइडेंस के लिए बताया कोड फॉर द न्यू फंक्शंस, प्लीज सी द गिटअप के ऊपर आप इसका कोड भी चेक कर लेते हो। जैसे आपका अगर कलर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए कलर चेंज किए थे लेकिन वो वर्क नहीं हो रहे थे। ओके, आ गया, पहला आ गया आपका स्लोप वैल्यू आ गई। ओके, फंक्शन आ गया। फर्स्ट
डेटा सेट, उसके बाद आपकी कर्व वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपकी कर्व वैल्यू थी कर्व वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मुझे कोएफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट चाहिए, तो मेरे इंटरसेप्ट था 14.56 इज ना इंटरसेप्ट है, और कोएफिशिएंट क्या है मेरा, कोएफिशिएंट इज ना 0 एंड 1, मींस प्रिडिक्शंस चेंज हो रहे हैं एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शंस में जो एरर्स हैं वो एरर हमें यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरी 25 है और मैं प्रिडिक्ट क्या कर रहा हूँ 23, मीन्स यहाँ पे एरर है मेरा। सेकंड है मेरा यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 11 इज एन एक्चुअल वैल्यू है, हाँ प्रिडिक्ट मैं हाइयर कर सकता हूँ लेकिन लोअर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, 0 में मुझे एरर है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे 21 इज एन एक्चुअल वैल्यू है, 27 इज एन प्रिडिक्टेड वैल्यू है, 22 इज एन एक्चुअल वैल्यू है, 25 इज एन प्रिडिक्टेड वैल्यू है आपकी। या ऐसे चेंज हो जाता है, जो भी आपकी एक्चुअल और प्रोडक्शन है वो सही होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ एरर है तो आउटपुट आपका गलत है, जैसे कि यहाँ पे एरर आ गया। वैसे 24 रोज है वो और उसके अंदर 2 कॉलम्स है, एक्चुअल और प्रोडक्शन, यही कॉलम्स हमने उसके अंदर प्रिंट किए। मीन्स दोनों के बीच में गैप कितना है, जैसे कि यहाँ पे देखो गैप कितना है 2.4 का गैप है यहाँ पे, मीन्स दोनों के अंदर एरर वैल्यू जनरेट हुई है। तो एरर वैल्यू जनरेट हुई है तो अभी एरर वैल्यू को किस तरीके से वर्क करना है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे डेटा फील्ड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। df1 मीन्स डेटा फील्ड जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, डेटा फ्रेम क्रिएट की थी एक्चुअल और प्रोडक्शन की, उसके ऊपर क्या करना है मुझे, फीड द हेड 25 का है, उसको प्लॉट करना है बार के हिसाब से, काइंड बार करना है, विच मेजर और माइनर ये बार हमें देने हैं। डॉटेड जो है उसकी फिगर साइज रहेगी 16x10, आपकी मेजर जो है वो डैश में रहेगी और माइनर जो है आपकी डॉट में रहेगी। उसकी दोनों की लेंथ दी है, लाइन विड्थ दी है यहाँ पे, और कलर दिया है, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर दोनों कलर में मुझे शो करना है। उसके बाद उसके सेक्टर्स जो है वो सेक्टर्स भी मुझे क्या करने हैं यहाँ पे शो करने हैं। वो सेक्टर्स भी हम शो कर सकते हैं यहाँ से। सेक्टर टेस्टिंग के ऊपर कलर ग्रे रहेगा और आपका प्रोडक्टिंग कलर जो रहेगा रेड रहेगा। अब ये वर्क कैसे करता है वो हम चेक कर लेते पहले। उसके बाद मिनिमम स्क्वायर्ड एरर, मैक्सिमम स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड रूट एरर, ये क्या होता है आपका चेक कर लेंगे। सेव कर दिया मैंने इसको रन कर देते हैं। ग्रेडियंट मीन्स जो आपका ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट के हिसाब से आपको क्या करना है, कर्व निकालना है, या फिर दोनों में से जो भी एरर है वो एरर हमें क्या करनी है, शो करना है। तो एरर डिफाइन करनी है, फिर रिड्यूस करना है। एरर रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ओके डेटा सेट, और उसके ऊपर वर्किंग चलेगी। जस्ट अ मिनट। आगे फर्स्ट डेटा प्रोडक्शन आ गया, सेकंड मिनिमम मैक्सिमम का डेटा सेट आ गया आपका। मिनिमम मैक्सिमम डेटा सेट के बाद कर्व वैल्यू आ गई आपकी, जो भी कर्व था वो कर्व वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या की जाएगी, शो की जाएगी। कर्व वैल्यू शो होने के बाद कर्व वैल्यू शो होगी, कर्व वैल्यू में आपको आउटपुट मिल गया, कहाँ पे कर्व है, मींस टेल ग्रेडियंट पे आउटपुट यहाँ पे मिल गया। ग्रेडियंट के बाद हमें एक्चुअल और इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है वो शो कर दी। अभी यहाँ पे हमें प्रिडिक्ट करना है एक्चुअल में एरर कितना है और वैल्यू में एरर कितना है। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल आपका ग्रीन में है और ऑरेंज में प्रिडिक्टर है, एक्चुअल कम है और प्रिडिक्टर ज्यादा है, तो आपका वो क्या रहेगा, आपकी सही है। जैसे कि मैं पहले जीरो में बताया था, जीरो में क्या था आपका, एक्चुअल ज्यादा था 25 था और 23 था, एरर है यहाँ पे ओके। देख लो यहाँ पे आपको बताएगा, यहाँ पे देख लो जीरो पे क्या है 25.2 इज एन एक्चुअल वैल्यू है, 23.41 इज एन प्रिडिक्टर वैल्यू है, वो भी गलत है। उसके साथ साथ सेकंड ठीक है, ये भी ठीक है। बाद में और एक एरर है हमारा 7 में क्या एरर है, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल कितना है आपका 15.7 इज एन एक्चुअल, सॉरी 17 इज एन एक्चुअल, और प्रिडिक्ट हम कितना कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम 13 हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये भी गलत है, इज एन एरर्स। अभी ये जो है प्रिडक्शन एक्चुअल और उसके ऊपर के एरर्स हमें यहाँ पे शो कर दिए। अभी ये मुझे वैल्यू में चाहिए, तो यहाँ पे स्लोप लाइन हमें मिल गई, जो भी स्लोप लाइन है वो स्लोप लाइन मेरी यहाँ पे शो हो गई। अभी इसी स्लोप लाइन से मुझे क्या करना है, इसी स्लोप लाइन के अंदर मुझे जो भी एरर वैल्यू है, अभी एरर वैल्यू कहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ से स्लोप है और ये मेरा नीचे का सबसे एंड वाला पॉइंट, इस दोनों में जो भी गैप है उस गैप को बोला जाता है एरर वैल्यू। जहां से मेरा ये डेटा पॉइंट है या फिर ये मेरी स्लोप लाइन है, स्लोप लाइन से लेकर मेरा ये जो वेरिएबल है
इस वेरिएबल में जो गैप है इसको गैप को बोला जाता है एरर वैल्यू, और ये जो स्लोप है इसको बोला जाएगा स्लोप वैल्यू, जो यहां से ड्रॉ हो जाएगी और यहां तक इज ना स्लोप वैल्यू। स्लोप वैल्यू हम यहां से ड्रॉ करके लेते हैं, स्लोप वैल्यू हो गई। ओके, इंटरसेप्ट मेरा यहाँ पे 4 पे मेरा क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट मेरा यहाँ पे 14 आया था ना मेरा इंटरसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे देख लो इंटरसेप्ट जो है हमारा 14 आया है, चेक कर लो। कोएफिशिएंट जो है अलग है, यहाँ पे इंटरसेप्ट इज ना 14.56, कोएफिशिएंट इज ना 0.8, कोएफिशिएंट में स्लोप इज ना 0.58 मेरा स्लोप है। ओके, और इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है 14.56 को मुझे वैल्यू जो है इंटरसेप्ट करी है, तो इंटरसेप्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाता है। ओके, या फिर यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट, जो भी आपका इंटरसेप्ट पॉइंट है वो इंटरसेप्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद अभी मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है वो हम निकाल लेते हैं। मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालते हैं इसको। मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है, उसके बाद आपका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या है, वो वैल्यू निकालते हैं। मीन्स एरर वैल्यू कितनी है वो एक्यूरेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मीन स्क्वेयर्ड कैसे निकालना है वो भी पता है हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का रूट करना है, तो उसके हिसाब से हम उसको वर्क कर सकते हैं या फिर उसका एरर निकाल सकते हैं। रूट स्क्वायर एरर 4 पॉइंट समथिंग हमारा आ जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है आना शुरू हो गया, आ गया स्लोप वैल्यू एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्शंस। उसके बाद हमारा दोनों का उसको विजुअलाइजेशन कर दिया, एक्चुअल और प्रेडिक्शंस के अंदर कितना था वो हमने कर दिया। उसके बाद हमारा स्लोप वैल्यू यहाँ पे शो हो गई, इंटरसेप्ट कितना है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर है 3.50, 3.50 का स्क्वायर करो, मीन स्क्वायर है उसका क्या करना है, स्क्वायर एरर निकालना है, मीन स्क्वायर का स्क्वायर करो, 3.56 का स्क्वायर निकालो, वो आ जाएगा आपका 17.01 आ गया। उसके बाद आपको निकालना है उसका रूट, मीन स्क्वायर एरर निकालना है, उसका रूट निकालना है, तो रूट आ जाएगा 17 का 4 पॉइंट मीन 16 है, 16 का निकालो 4 आ जाएगा, 4 और 1 है 4.12 इज ना मीन स्क्वायर्ड एरर है आपका, उसको क्या बोला जाता है, सॉरी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर उसको बोला जाता है। 4.12 इज ना मीन स्क्वायर्ड एरर आ जाएगा। ओके, इज ना स्क्वायर रूट या फिर इसको बोला जाता है लीनियर रिग्रेशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टडी करेंगे।